नमस्कार दर्शकों, मैं रजत ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दोस्तों, आज जो हमारे चर्चा का विषय रहेगा खुम्ब उत्पादन के माध्यम से किसानों की दो गुनी आय। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि आज के बदलते समय और बदलते मौसम के कारण केवल गिनी चुनी खेती करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हमारे किसान व बागवान भाई आज उचित लाभ नहीं कमा पा रहे और खुम्ब उत्पादन इस समस्या का सबसे बेहतर समाधान माना जा रहा है। और आज इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान डॉक्टर दीपिका सूजी उपस्थित हैं, जो कि वर्तमान में एसएमएस प्लांट पैथोलॉजी के पद पर कार्य कर रहे हैं। और दर्शकों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आज के जो हमारे कार्यक्रम है वो लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। अगर कोई भी दर्शक हमारे मेहमान के माध्यम से किसी भी चीज़ों की प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे दूरभाष नंबर 28000178 पर फ़ोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैम, मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से ये पूछना चाहूँगा कि आखिर खुम्ब होता क्या है। और कहा जाता है कि खुम्ब की लगभग 3000 से अधिक किस्में हैं, पर खाने योग्य किस्में काफ़ी गिनी चुनी सी है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को खुम्ब के बारे में बताएं और कौन कौन सी खाने की योग्य जो किस्में हैं वो उनके बारे में बताएं। हाँ, नमस्कार रजत जी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि खुम्ब जो है वो एक किस्म की फफूंद होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई बीमारी आती है तो हम देखते हैं दाल या सब्जी घर में हमारे रखी है तो वो ख़राब हो गई है, तो उसके ऊपर जैसे भुत्ती जैसी आ जाती है तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है वो। और जो खुम्ब है वो भी एक तरह की फफूंद है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि खुम्ब में जो है बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, तो इनका सेवन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपने जैसे कहा कि इसकी बहुत सी प्रजातियां होती हैं, बहुत सही है। पहले बरसात के मौसम में ऐसा होता था कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बाहर जाते थे जंगलों में और बहुत सारी मशरूम को इकट्ठा करके लाते थे। जुलाई अगस्त के महीने में जब बारिश होती थी तो बहुत सारे खुम्ब निकलते। लेकिन अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे वो बुजुर्ग लोग जिनको इसकी पहचान थी वो अब नहीं रहे और अब हम लोग ज़्यादातर जंगल में जाते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस खुम्ब की हमें पहचान ना हो उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई जहरीला खुम्ब खा लें, खाना तो दूर की बात है, अगर हम उसे सूंघ भी लें तो हम बेहोश भी हो सकते हैं और बहुत सारी हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए अगर हमारे को उस खुम्ब के बारे में जानकारी नहीं है या वो जहरीली खुम्ब है तो हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं और इसमें औषधीय गुण भी हैं, तो फिर हमें कुछ खुम्ब खाने भी चाहिए। तो हमें उन्हीं खुम्ब का सेवन करना चाहिए जिनकी हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, जिनकी कि हमें भली प्रकार से ये पता है कि हम इस खुम्ब का सेवन कर सकते हैं क्योंकि हम उसकी खेती बाड़ी कर सकते हैं। हाँ। अगर मैम हम बात करें हिमाचल में, तो हिमाचल में कौन कौन सी किस्में उगाई जाती है? और जैसे हमारा जो हिमाचल का जो क्षेत्र है अलग अलग है, कुछ हमारा क्षेत्र है पहाड़ी है, कुछ मैदानी क्षेत्र है, तो अलग अलग क्षेत्र में क्या अलग अलग किस्में उगानी चाहिए? देखिए, खुम्ब उत्पादन जो है वो एक बंद कमरे की फसल है, तो इसको हम किसी भी परिवेश में उगा सकते हैं कमरे के तापमान को और आर्द्रता को नियंत्रित करके, किंतु उसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो इसलिए हम किसान भाइयों को बहनों को ये सलाह देते हैं कि सितंबर से लेकर मार्च तक वो जो बटन खुम्ब है उसकी खेती बाड़ी बिना तापमान को नियंत्रित किए, बिना आर्द्रता को नियंत्रित किए कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हिमाचल में जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पे हम 3 फसलें खुम्ब की आराम से ले सकते हैं, जबकि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे हम 2 फसलें आराम से ले सकते हैं। तो बटन खुम्ब जिसका कि सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे विश्व में होता है, हिमाचल में भी उसी खुम्ब का सबसे ज़्यादा उत्पादन अभी हो रहा है। हम सब ने ही जैसे देखा होगा कि बाज़ार में ज़्यादातर हमें जो है वो बटन खुम्ब ही मिलती है, लेकिन एक और खुम्ब जिसको कि हम ढींगरी नाम से जानते हैं अब बहुत प्रचलित हो रही है। और ढींगरी की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हम वर्ष भर उसकी खेती बाड़ी बिना तापमान को नियंत्रित किए, बिना आर्द्रता को नियंत्रित किए कर सकते हैं। तो हम चाहें तो वर्ष में 4 फसलें ढींगरी खुम्ब की बिना तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित किए ले सकते हैं। इसके लिए हमें जो है वो ये पता होना चाहिए कि गर्मियों में कौन सी वाली लगेगी, सर्दियों में कौन सी वाली लगेगी, और अगर हमें इसकी जानकारी ना हो
तो हम किसी भी जानकार से जो खुम्ब उत्पादक है उससे उसकी जानकारी ले सकते हैं और हमारे से वो संपर्क कर सकते हैं ताकि हम उनको बता सकें कि किस खुम्ब को उन्होंने किस समय पर लगाना है। और रजत जी, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अब एक नई प्रजाति खुम्ब की जिसको हम शिटाके बोल रहे हैं, शिटाके नाम आजकल तो आपने सुना होगा कि जिस भी आप किसान से बात करें वो शिटाके के बारे में बात करना चाहता है, काफ़ी प्रचलित हो गई है ये। तो ये भी एक प्रकार की खुम्ब है जो कि हम खा भी सकते हैं और इसमें औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा हैं। कैंसर का प्रतिरोध करने के लिए इसमें दवाई जो औषधीय गुण हैं इसमें होते हैं और अगर हम इसको अपने भोजन में लगातार शामिल करते हैं तो हमारे को कैंसर होने के आसार ही नहीं रहते। तो बहुत ही लाभकारी ये खुम्ब है, बहुत ही फ्लैशी फंजाई है ये और इसकी जो कीमत है वो भी बाकी खुम्ब से बहुत ज़्यादा है। तो आजकल इसकी खेतीबाड़ी भी काफ़ी प्रचलित हो रही है। मैम, खुम्ब उत्पादन का क्या कोई समय रहता है कि क्या कब इसका उत्पादन करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए और कब इसकी तुड़ाई होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि खुम्ब की खेतीबाड़ी जो है ये आम खेतीबाड़ी की तरह नहीं है। ये बहुत ही एक तकनीकी जो है खेतीबाड़ी है और इसका प्रशिक्षण लिए बिना किसान भाई इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग मौसम होते हैं और अलग तापमान चाहिए होता है, अलग आर्द्रता चाहिए होती है। हर खुम्ब के लिए अलग प्रकार से जो है वो खाद बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको बटन खुम्ब के बारे में कहा तो इसकी खाद जो है वो तूड़ी से बनाई जाती है, साथ में इसमें चिकन मैन्योर डाला जाता है और भी कुछ रसायन मिलाए जाते हैं और इसकी खाद को बनाने में लगभग 28 दिन का समय लगता है अगर किसान भाई खुद बनाते हैं इसको। और अगर ये छोटी विधि से बनाते हैं या बनी बनाई खाद लेते हैं तो उसमें 18 दिन का समय लगता है। और अब एक इंडोर मेथड भी आ गया है इसकी खाद बनाने के लिए, तो उसमें ये 12 दिन में ही बनकर तैयार हो जाती है। क्या मैम ये रेडीमेड मार्केट में उपलब्ध रहती है अगर कोई किसान वो? हाँ जी, जैसे आपको पता है कि सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और वहाँ पे ही जो है खुम्ब अनुसंधान केंद्र है। हमें बहुत गर्व की हमारे लिए बात है कि हिमाचल में ही जो भी खुम्ब के ऊपर अनुसंधान होते हैं वो हिमाचल में ही उसका सेंटर है, सोलन चंबा घाट में। तो वहाँ से भी इसकी खाद जो है उपलब्ध हो सकती है हमें। इसके साथ साथ हमारे कृषि विश्वविद्यालय में सोलन का जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय है वहाँ से भी इसकी खाद मिल सकती है और बहुत सारे प्राइवेट ग्रोअर्स भी हैं जो इसकी खाद बना करके बेच रहे हैं। तो ये तो बात है बटन खुम्ब की। लेकिन ढींगरी की खेती और भी आसान है, उसके लिए किसान भाइयों को किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता, वो अपने आप ही इसकी खाद बना सकते हैं। उसके लिए किसी भी कृषि अवशेष का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तूड़ी है, पराली है या फिर मक्की का छलेटा है, इवन मक्की के गुल्लू जो किसी काम नहीं आते हैं उसके ऊपर भी इसकी खेतीबाड़ी की जा सकती है। इसके अलावा गन्ने की सीठी, गन्ने का रस निकालने के बाद जो बच जाता है उसके ऊपर भी ढींगरी को लगाया जा सकता है। और जो मैंने शिटाके की बात की उसकी खेतीबाड़ी थोड़ी सी अलग है, उसके लिए चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष हैं उसके बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर खुम्ब के लिए आपने देखा कि खाद बनाने के लिए अलग जो है वो रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। और खुम्ब उत्पादन में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसकी खेतीबाड़ी हमें कमरे के अंदर करनी है। तो जो विशेष खुम्ब उत्पादन कक्ष है उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है उसे हमें रेगुलेट करना पड़ता है। तापमान का बहुत अहम किरदार रहता है। तापमान का और आर्द्रता का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि खुम्ब जो है उसमें 90% तक पानी होता है। तो इसके लिए उसको आर्द्रता की बहुत आवश्यकता पड़ती है। मैम, जैसे आपने बताया कि जो खुम्ब की खेती के लिए प्रशिक्षण लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई किसान व बागवान भाई प्रशिक्षण लेना चाहता है तो कहाँ से उसे ये इसका प्रशिक्षण मिल सकता है? हाँ जी, खुम्ब की खेतीबाड़ी जो है बिना प्रशिक्षण के तो करनी ही नहीं चाहिए। और प्रशिक्षण लेने के लिए जो हमारा कृषि विभाग है और जो हमारा वानिकी विभाग है और जो हमारा ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये सभी अपने किसानों को हमारे तक लेके आते हैं या अपने डिपार्टमेंट में भी जो है वो इसका प्रशिक्षण दिलाते हैं। तो इसका प्रशिक्षण जो है वो 7 से 9 दिन का होता है, जिसमें कि कृषकों को हर एक खुम्ब के बारे में जानकारी दी जाती है। उसकी खाद कैसे बनानी है, उसका बीज कहाँ से उपलब्ध होगा, बीज कैसा होता है, फिर बीज मिलाना कैसे है, बैग्स को रखना कैसे है,
उसका रख रखाव आगे कैसे करना है, उसमें किस तरह की मिट्टी मिलाई जानी है, फिर खुम्ब को तोड़ना कैसे है, तोड़ के पैकिंग कैसे करनी है, उसकी लेबलिंग कैसे करनी है और उसको मार्केट में कैसे लेके जाना है। तो इन सभी विषयों के ऊपर जो है वो किसानों को जानकारी दी जाती है और 7 से 9 दिन का ये प्रशिक्षण होता है। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च जो चंबा घाट में है, वहाँ पे इसका प्रशिक्षण ऑनलाइन भी उपलब्ध होता है। तो जो दूर दराज के किसान बहन भाई हैं जो नहीं आ सकते, वो घर बैठ के भी ऑनलाइन भी ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। लेकिन जब उनको प्रशिक्षण मिल जाता है तो उसके बाद जब वो खाद लेने जाते हैं तो उस पर भी उनको सब्सिडी मिलती है। तो प्रशिक्षण का बहुत फ़ायदा है, उनको लेना ही चाहिए और उसके बाद ही इसकी खेतीबाड़ी शुरू करनी चाहिए। जी मैम, अगर हम बात करें मैम खुम्ब फसल वो कितने दिनों में तैयार हो जाती है, और जैसे आपने बताया कि इसके तुड़ान के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी जो किसान वो बागवान भाई तुड़ान के समय उसे जड़ से उखाड़ देते हैं और उसके साथ जो फसल होती है वो भी टूट जाती है। तो तुड़ान की जो सही विधि है वो किस तरह से रहती है? सबसे पहले तो ये है कि खुम्ब की फसल जो है वो 3 महीने तक आती रहती है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया सितंबर से मार्च तक तो किसान भाई 2 फसलें उसमें ले सकते हैं जी। जैसे हमने सितंबर में लगाया, बैग्स को रखा, तो उस समय जो कमरे का तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिसमें कि खुम्ब का जो माइसीलियम है वो कंपोस्ट में फैलता है। उसके बाद केसिंग मिट्टी डालते हैं और वो केसिंग मिट्टी के ऊपर भी फैलता है। उसके बाद धीरे धीरे हम कमरे का तापमान जो है उसको कम कर देते हैं। सितंबर में हमने रखा तो अक्टूबर नवंबर में तापमान वैसे भी कम होना शुरू हो जाता है। तो जब तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड हम कर देते हैं और कमरे में आर्द्रता को थोड़ा कम करके हम ताज़ी हवा देते हैं तो उसमें खुम्ब की कलिकाएँ निकलना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे वो 4-5 दिन में बड़ी हो जाती हैं। इस समय में हम खुम्ब के बैग को पानी भी देते हैं। पानी देते हैं स्प्रेयर की मदद से, ताकि पानी बहुत ज़्यादा ना उसमें दिया जाए, थोड़ा हल्का हल्का सा उसमें स्प्रे करते हैं। और जो खुम्ब निकल जाते हैं तो 4-5 दिन में वो तैयार हो जाते हैं। उसे हमें अंगूठे और उंगली के माध्यम से तोड़ लेना चाहिए, मरोड़ करके। उसके साथ थोड़ी सी केसिंग मिट्टी और थोड़ी सी उसकी जो छोटी छोटी आपको जड़ें दिखाई देती हैं वो भी आ जाती हैं। उसको हम बाद में साफ़ कर सकते हैं। लेकिन खुम्ब के साथ अगर छोटे छोटे खुम्ब निकल रहे हों तो हमें उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब खुम्ब बड़े हो जाएं तभी हमें उसे तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो जितने भी छोटे खुम्ब निकल रहे होंगे वो भी साथ में ख़राब हो जाएंगे। और इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खुम्ब के साथ उसकी जड़ें या बाकी सब सामान हमने निकाला है उसको हमने निकाल करके वहीं कमरे में नहीं फेंकना है। उसको उठा करके हम किसी लिफाफे में या किसी टोकरी में रख लें और बाहर ला करके हम उसको किसी गड्ढे में दबा दें, नहीं तो खुम्ब भवन में बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। तभी कहा जाता है कि खुम्ब के जितने भी फार्म है उसमें साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल रहता है और वो बहुत ज़्यादा साफ और सुथरा रहना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि खुम्ब जो है वो एक फफूंद है जी। और इस फफूंद के साथ साथ इसमें बहुत सारे जीवाणु और फफूंद और वायरल रोग जो हैं वो आ जाते हैं। तो अगर हम खुम्ब भवन को साफ़ नहीं रखेंगे, वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सी बीमारियाँ उसमें लग सकती हैं और हमारी खुम्ब की फसल जो है वो 20 से 25% तक नष्ट हो सकती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम खुम्ब भवन में एंटर करें तो पहले तो हम अपने लिए भी अपनी एक ड्रेस रखें, जैसे कि एक लैब कोट और गम बूट्स और ग्लव्स, वो पहनकर ही हम अंदर जाएं। अपने हाथों को हमेशा एक डिसइंफेक्टेंट दवाई होती है फॉर्मेलिन, जैसे हम अपने घर की साफ़ सफाई के लिए आजकल लाइजोल का इस्तेमाल करते हैं या फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह खुम्ब भवन की सफाई के लिए हमें फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करना होता है। और इस फॉर्मेलिन से हमें अपने हाथों को पैरों को साफ़ करके जो भी हम उपकरण अंदर ले जा रहे हैं उसको भी साफ़ करके, जैसे टोकरी ले जा रहे हैं, छुरी ले जा रहे हैं काटने के लिए, स्प्रेयर ले जा रहे हैं पानी स्प्रे करने के लिए, तो उस सब चीज़ को हमें फॉर्मेलिन के साथ साफ़ करके फिर ही अंदर ले जाना चाहिए। और जितना भी हमने वहाँ पे गंध जो इकट्ठा किया है उसको सारे को बाहर निकाल करके हमें किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। अगर हम खुम्ब भवन को साफ़ नहीं रखेंगे तो पहली फसल तो हमारी ठीक आ जाएगी, क्योंकि उस समय उसमें इनोकुलम नहीं होता है, लेकिन बाद में उसमें वो इनोकुलम बिल्ड हो जाता है और उसके बाद जो हमारी फसलें आती हैं उसमें काफ़ी बीमारियों का प्रकोप रहता है और इससे कुछ कीड़े भी उसमें आने लग जाते हैं, जिससे हमारी खुम्ब की फसल काफ़ी नष्ट हो जाती है।
तो अगर हम कहें कि गंदगी एक कारण हो सकता है खुम्ब की बीमारियों के लिए, तो जो साफ़ सफाई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि जैसे हमने खुम्ब के बैग जो हैं उनको बाहर निकाल दिया और खुम्ब भवन को तो हमने साफ रखा, लेकिन बाहर जो है हमने गंदगी डाल दी, तो वो जो बाहर हमने बैग्स रखे हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे कीड़े और मक्खियाँ जो हैं वो प्रजनन करेंगे, अपने अंडे देंगे, और जैसे ही हम दरवाज़ा खोलेंगे वो सब अंदर चले जाएंगे और हमारी जो खुम्ब की नई फसल लगी हुई है उसको प्रभावित कर देंगे। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सिर्फ खुम्ब भवन ही नहीं, उसके आसपास भी हमें साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान देना है। मैम, अगर कोई किसान व बागवान भाई खुम्ब की खेती करना चाहता है तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और कितना लाभ वो इसके माध्यम से कमा सकता है? देखिए, जब छोटे लेवल पे खुम्ब की खेतीबाड़ी किसान भाई बहन शुरू करते हैं तो जैसे कई बार तो शुरू करते हैं कि शुरू में 20 बैग ही लगाएंगे जी। उसके बाद वो धीरे धीरे 100 बैग, फिर 200 बैग और 1000 बैग तक पहुंच जाते हैं। तो एक जो बैग है बटन खुम्ब का, उसकी कीमत 100 से 120 रुपए तक है। तो उस हिसाब से किसान बहन भाई अपना जो है बजट वो तय कर लेते हैं कि हमने जो है वो कितने बैग्स रखने हैं, उसके ऊपर ही उनकी जो है वो इनकम भी डिपेंड करती है। लेकिन अगर कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं और बहुत बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं और उसी को ही अपना आमदनी का जरिया बनाना चाहते हैं, तो मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए की उनको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसमें कि ग्रोइंग रूम्स में एयर हैंडलिंग यूनिट और साथ ही साथ तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए उन्हें कुछ उपकरण लगाने पड़ते हैं। तो मैम, कुल मिलाकर कितना खर्चा आ सकता है इसमें? 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा जो आता है शुरुआत में, उसके लिए जो हमारा ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो किसान भाई बहनों को सब्सिडी भी देता है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए उनको ये प्रोजेक्ट बना के देना होता है और 10 लाख रुपए तक का वो देते हैं। तो सरकार का भी काफी योगदान रहता है। और कुछ भाई बहन जो हैं वो सिर्फ ग्रोइंग करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमने खाद भी बनानी है, हमने बीज भी बनाना है, तो वो छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए में वो खुम्ब भवन का निर्माण कर सकते हैं और इसके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर वाले उन्हें पैसा देते हैं। मैम, अगर हम बात करें शुरुआती समय में किसान आखिर क्या क्या गलतियां करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि जो हमारे आने वाले किसान हैं जो इसकी खेती करना चाहते हैं वो इन गलतियों को रिपीट ना करें। देखिए, एक दूसरे को देख करके खुम्ब की खेतीबाड़ी बहुत सारे किसान शुरू कर देते हैं जी। जैसे कि एक गांव में किसी ने 10 बैग रखे तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि सब 2-2, 3-3 बैग अपने घर में रखना शुरू कर देते हैं जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने खेतीबाड़ी खुम्ब की करनी है तो पहले तो प्रशिक्षण लें, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है प्रशिक्षण लें। उसके बाद जब वो खेतीबाड़ी करते हैं तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो भी वो खुम्ब भवन बना रहे हैं और जहाँ पे भी वो खाद बना रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है साफ़ सफाई, हाइजीन, सैनिटेशन और हाइजीन बहुत ही ज़रूरी है। और जो उनका कंपोस्टिंग यार्ड है या जो भी उनका खाद बनाने का संयंत्र है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और उसकी जो दूरी है वो सड़क से थोड़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि जो रॉ मटेरियल आना है वो आसानी से वहाँ पे आ सके। वहाँ पे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, वहाँ पे बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए। इन चीज़ों पर उनका फिर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, तभी जो खुम्ब की खेतीबाड़ी वो कर रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो खुम्ब जो अगर हम फसल है तुड़ान के बाद कितने समय तक वो बेची जा सकती है और कितने समय के बाद वो ख़राब हो जाती है? हाँ, खुम्ब की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2 या 3 दिन तक ही हम खुम्ब को जो है वो रख सकते हैं। अब खुम्ब को अगर हमने ज़्यादा टाइम तक रखना है, मशरूम को ज़्यादा देर तक स्टोर करना है, तो हम इसे रेफ्रिजरेटर में 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसको अपने रेफ्रिजरेटर में भी अगर रखेंगे तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है। और जब भी हमने इसको बेचना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि या तो पॉलीथीन के बैग में या फिर आजकल आपने देखा होगा कि ट्रेज़ भी हमारे पास आ रही हैं, तो उन ट्रेज़ में ऊपर से हम रैप कर देते हैं पॉलीशीट के साथ और उसमें छेद बना करके ताकि हवा उसमें जाती रहे। तो उस तरह से हमें जो है खुम्ब को बेचना चाहिए, तभी हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा कीमत उसकी हमें मिलेगी। मैम, जैसे आपने बताया कि जो सटाके जो
खुम्ब है वो कैंसर रोग के इलाज में बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करती है। तो मैं चाहूँगा कि उसका उत्पादन किस तरह से होता है और किस तरह से हमारे किसान व बागवान भाई है उसका उत्पादन कर सकते हैं। हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। आजकल तो शिटाके पूरा टॉक ऑफ द टाउन है कि किस तरह से इसको लगाया जा सकता है और कैसे इसको उगाया जा सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एक नई यूनिट की स्थापना हुई है जिसका नाम है शिटाके कल्टीवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। और ये जो यूनिट है ये कृषि विभाग और जायका की तरफ से वहाँ पे लगाई गई है और इसमें हम भी सहयोग कर रहे हैं। और इसमें किसानों को जो है बने बनाए सिंथेटिक लॉग्स जो हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है सिंथेटिक लॉग्स का मतलब है चौड़ी पत्ती वाली जो पेड़ होते हैं उनका बुरादा लेकर के हम आर्टिफिशियल लॉग्स बना रहे हैं। तो जो चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं उसमें सबसे जो कॉमन हमें मिलता है वो है पॉपुलर। तो पॉपुलर की सॉडस्ट और सॉ चिप्स के साथ हम वो ब्लॉक्स बना रहे हैं। उसमें बीज जो है वो हम वहीं पे ही तैयार कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं और उसके बाद जो वो ब्लॉक्स तैयार हो जाते हैं तो वो हम किसान भाई बहनों को देंगे। तो जो ये ब्लॉक्स बनाने की प्रक्रिया है ये काफ़ी कॉस्टली है। इसके लिए जो मशीनें हैं वो जापान से ही इंपोर्ट की गई हैं और उसी में हम जो हैं ये ब्लॉक्स बना रहे हैं। तो ये वाले ब्लॉक्स पे ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो हम सारा यूनिवर्सिटी में और कृषि विभाग की तरफ से ही कर रहे हैं। किसानों को बने बनाए जो हैं ब्लॉक्स वो दिए जाएंगे और उसके लिए भी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक्स को घर ले जा कर के भी क्या करना है। तो उसके लिए प्रशिक्षण अब जो है वो कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हो गए हैं और 23 तारीख से पहला प्रशिक्षण जो है वो शुरू हो गया है। और धीरे धीरे जो हमारे पहले सिलेक्टेड फार्मर्स थे, जायका के प्रथम भाग में जो सिलेक्ट किए हुए फार्मर्स थे उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे बागी के किसान भाई बहनों को भी शिटाके कल्टीवेशन के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो किसानों को सिर्फ यही करना है कि ब्लॉक्स पालमपुर से लेने हैं और उनको अपने घर में रख करके उससे मशरूम निकालनी है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे जो किसान वो बागवान भाई है इस फसल की खेती ज़रूर करें क्योंकि इसके जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ये कैंसर के इलाज में एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन के तौर पे कार्य कर रही है। हाँ, ये मशरूम ऐसी है कि ये खाने योग्य भी है और इसमें औषधीय गुण भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कीमत बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। 500 से 1000 रुपये किलो तक फ्रेश मशरूम ये बिकती है। और इसके साथ साथ इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसको हम सुखा भी सकते हैं। सुखा करके इसको प्रिजर्व करके फिर भी हम इसको बेच सकते हैं। सूखी हुई मशरूम की कीमत 4500 से 5000 रुपये प्रति किलो तक अधिक है। इसके हम चिप्स बना करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसका पाउडर है उसको हम सूप बना करके या चाय के उसमें पी सकते हैं। और इसके साथ साथ इसको हम चॉकलेट्स में, कैंडीज़ में और दवाइयों में डाल करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। और आजकल जैसे आपको पता ही है कि कोविड का बहुत प्रकोप रहा पीछे काफ़ी दिनों में, तो मार्केट में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो काफ़ी प्रचलित हुए। जैसे कि चाय में भी आप देख रहे हैं कि बहुत तरह से इन्फ्यूजन्स की जाती हैं, बहुत तरह की चाय आपको बाज़ार में मिल जाएगी। इसी तरह से शिटाके मशरूम जो है इसको भी बहुत तरह के टॉनिक्स, टिंचर्स और कैप्सूल्स में और खाने की चीज़ों में मिला करके उसके जो हैं वो गुण बढ़ाए जाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को ये उभार सकती है। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा आगे आने वाले समय में किसानों की आर्थिकी को सुधारने में। मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को खुम्ब के उत्पादन के बारे में हमें बताया और जो शिटाके जो किस्म है आज के समय में कितना अहम जो किरदार निभा रही है उसके बारे में आपने बताया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद जी।